मधु सप्रे केबिन में हेडफोन चढ़ाए हमारे हनीमून केबिन से आती आवाज़ें बेहद सतर्कता से सुन रही थी। हेडफोन से जुड़ा एक कमानीदार माइक उसके होठों के आगे लगा था। मैंने बिना आवाज़ उसे और वहाँ मौजूद 3 अन्य परिचालकों को अपना परिचय दिया और चुप रहने का इशारा किया। चारों युवतियाँ लंबे ऊंचे कद की, भरे गदराए जिस्म की मालकिन थी, मानो परिचालिकाएं ना होकर किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रही। मुझे देखते ही मधु सुप्रे अपनी सीट से उठी और मुझे वहां बैठाने के बाद उसने वो हेडफोन मेरे कानों में लगा दिए। उससे पहले ही मैं अपना मोबाइल निकालकर हाथ में ले चुकी थी। मेरे होठों के आगे कमानीदार माइक पर मैं चाहूँ तो विलियम से बात कर सकती थी। उस घड़ी बंद केबिन में मुझे विलियम की कोई आवाज़ सुनाई न दे रही थी। तभी मेरी दृष्टि अपने सामने पड़े कागज़ पर पड़ी, जिस पर मधु सप्रे ने मेरे केबिन में मेरी गैर मौजूदगी में अब तक जो सुना था उसकी संक्षिप्त रिपोर्ट बना रखी थी। मैंने वो कागज़ उठाया और पढ़ा। विलियम तकरीबन 10 बजे ऊँ करता मानो होश में आया। फिर उसने 8-10 मोटी गंदी गालियाँ किसी नीला डार्लिंग को बकी। फिर भीतर से केबिन का दरवाज़ा खोलने की चेष्टा की। फिर बोला, साली लॉक कर गई, शिट। अंततः दरवाजे पर ठोकर मारते उसने पुनः गालियाँ बकी और चिल्लाया, बिच। थोड़ी देर पहले कितनी रंगीन नज़र आ रही थी। एकाएक पता नहीं साली को क्या सूझा कि थोबड़ा संगीन कर गई मेरा। मगर उसके बाद वो फिर सोच में पड़ा सुनाई पड़ा। फिर बोला, कहीं साली किसी और मकसद तो नहीं आई। याद आया। जैसे ही मोबाइल की बेल बजी, कुतिया ने मेरी धुनाई शुरू कर दी। जरूर उसके चाहने वाले सिक्योरिटी ऑफिसर इस प्लेन में हो सकते हैं। उन्हीं की मोबाइल कॉल ही इस प्लेन में वह रिसीव कर सकती है। पैसेंजर की सुरक्षा हेतु वह कोई ना कोई सुरक्षा इंतजाम जरूर कर आई होगी, मगर कैसे? हमने तो कॉल ही उस वक्त की थी कि वह ऐसा कोई इंतज़ाम ना कर सके। उस वक्त तो यूवी विमान में उसकी अपनी एंट्री होनी तक कठिन थी। एनी हाउ, इन शब्दों के साथ वो कुछ क्षण चुप रहा। फिर कक्ष में टूं टूं की आवाज़ें आने लगी। शायद अपने मोबाइल पर वो कोई नंबर मिला रहा था। तभी एक चलाया, शिट, शेपर का नंबर भी नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं नीला कि उस शेपर ने ही कॉल की हो और नीला अब तक उससे बात ही कर रही हो। मगर क्यों शेपर मेरी जगह उसे क्यों फ़ोन करेगा? शायद अपनी तस्दीक के लिए कि नीला अपने घर से विमान में पहुंची है या नहीं। अगर ऐसा हुआ है, ऐसी सूरत में मुझे बेहोश क्यों किया? ज़रूर उससे इस घड़ी किसी और की कॉल की अपेक्षा होगी, तभी उसने मुझे बेहोश करना ज़रूरी समझा। अन्यथा तो मैं जान जाता कि नीला के साथ इस विमान में और कौन कौन है, या फिर शेपर ने उससे क्या बात की है। जाहिर है शेपर के साथ अपना लिंक वो मुझ पर हावी जो नहीं करना चाहती थी। एनी हाउ, मैंने वो कागज़ परे किया और मधु सुपर की तरफ तारीफ़ी अंदाज से बोली, मगर उस कागज़ की बदौलत सभी जान चुके थे कि विमान में कोई अनहोनी होने वाली है। कैन यू हियर मी? तभी मुझे अपने कानों में विलियम की महीन आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गई कि केबिन में मौजूद कॉलिंग स्विच और स्पीकर देखकर वो स्पीकर के सामने मुंह करके बोल रहा है। कैन यू हियर मी? विलियम यकाएक पुनः चिल्लाया, क्या कोई मुझे सुन रहा है? फिर हिंदी में बोला। मैं घबरा गई। अगर हाँ कहती तो समझ जाता कि नीला डार्लिंग जानबूझकर केबिन में पहले से स्विच ऑन कर गई है, जिस वजह से उसकी केबिन में की गई तमाम हरकतें व आवाज़ें दूसरी तरफ बैठी ऑपरेटर सुन चुकी है या सुन चुकी होगी। अगर ना करती हूँ तो कमबख्त ने पहले से दबाकर ऑन हो रखे स्विच को ऑफ समझकर पुनः दबाना था, ताकि वो ऑन हो जाए, जबकि उसने ऑफ हो जाना था। तो फिर तो मैं उसकी कोई भी आवाज़ नहीं सुन सकती थी। ऐसी सूरत में हम सर्विस रूम में उसकी आवाज़ दोबारा सुन ही नहीं सकते थे। क्या आप मुझे सुन रही हैं? ट्रिन ट्रिन। तभी उसकी झलाहट भरी आवाज़ के बीच उसके मोबाइल की घंटी सुनाई दी। मैंने चैन की सांस ली। अब एक तो उसने कॉल ज़रूर सुनी थी, दूसरे अब तक उसे यकीन हो चला था कि हमारा कॉलिंग बेल स्विच वहाँ से वाकई उधर ऑफ है उसकी केबिन में, जिसे दबाकर वह कोई रिस्क न लेना चाहेगा, क्योंकि उसे दबाते ही उसकी नज़र में वो स्विच ऑन हो जाना था और हम सब ने मोबाइल पर होने वाली अब जो उसकी बात थी वो सुन लेनी थी। वो कहाँ जानता था कि स्विच पहले ही ऑन है और दबाते ही ऑफ हो जाएगा। थैंक गॉड, मैंने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। हालात हमारे फेवर में चल रहे हैं। हेलो। इसी दौरान उधर विलियम की झलाई आवाज़ मेरे कान में पड़ी। विलियम, मैं सर्जन बोल, फुर्सत मिल गई। फ़ोन तो कर रहा था इतनी देर से, मगर तुम्हारा फ़ोन ही एंगेज जा रहा था। वो मैं शेपर को रिंग कर रहा था शायद। विलियम बौखलाया। उसको भी ट्राई किया मैंने, मगर उसका भी एंगेज मिला। कथित सर्जन कर्कश स्वर में बोला। वो शायद मेरे को ट्राई कर रहा होगा। विलियम ने शेपर के फेवर में सफाई दी। पर काहे को, जब हमारा शेड्यूल टाइम टेबल के मुताबिक तय है कि 10 बजे शेपर ने विलियम को और 10:02 पर विलियम ने मुझे फ़ोन करना है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तूने मुझे 10:02 पर फ़ोन क्यों नहीं किया? सर्जन ने शिकायत की।
वो एक लंबी कहानी है। विलियम फिर अपनी कनपटी से लाता मेरे हाथों हुई पिटाई की दास्तान उसे सुनाने बैठ गया। तभी मैंने मधु सप्रे नामक परिचालिका को अपने पास बुलाया और उसके कान में फुसफुसाई। मेरी फुसफुसाहट के बाद उसकी आंखों में हैरत फैली, थोड़ा डर उपजा, और मगर फिर भी हौसला दिखाती वो बाहर की तरफ भाग ली। मैंने शिप्रा और चित्रा नामक 2 परिचालिकाओं को भी कुछ समझाया और वो भी मेरे आदेश का पालन करने निकल ली। अच्छा नीला डार्लिंग, तुम्हारी इतनी सिकाई कर गई, अब तो केबिन से बाहर कैसे आएगा? ऑपरेशन शुरू करने का टाइम हो चला है। उधर से कथित सर्जन विलियम की जूत पूजा सुनने के बाद बोला, सर्जन इस डकैती में मेरा कोई रोल नहीं है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मेरा तुम जैसे क्रिमिनल से कोई ताल्लुक नहीं है। इस केबिन से बाहर निकलने का तो मतलब ही नहीं, विलियम कह रहा था। लूट में नासी, मगर आगे की प्लानिंग में तो तुम्हारा है प्रोग्राम। सर्जन फुसफुसाया। विलियम की रहस्य वही आवाज़ गूंजी, चुप हरामी, दीवारों के भी कान होते हैं।